HKRN को लेकर के ही है, ना कोई HPSC को लेकर के हैं, ना कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर के हैं, ना बेरोजगारी को लेकर के हैं। थोड़ा सीमित रखेंगे तो उसमें थोड़ा सबकी संतुष्टि भी होगी, जो जो प्रश्न चाहिए। एक मिनट, ऐसे नहीं अरविंद जी, ऐसे बिल्कुल नहीं, नहीं बिना पूछे नहीं। आप चल बैठिए। तो इसलिए एक तो विषय है। दूसरा मेरा कहना है कि HKRN एक विशेष पर्पज से बनाया गया है, और जैसा पहले मंत्री जी ने भी उसमें बता दिया और हमारी बहन किरण जी ने भी उसको स्वीकार किया कि ये आउटसोर्सिंग का जो ठेकेदारों के माध्यम से हम भर्ती करते थे, लोगों को लेते थे, ये उसका एक विकल्प है। वो जो सारी शिकायतें आती थी वो शिकायतें ना रहें और हम उनकी शोषण से कैसे युवकों को बचाएं, क्योंकि सैलरी कम है ये हमको पता है। उस सैलरी में से भी उनका और शोषण होता रहे। किसी को पहले एडवांस में ले लिया, फिर उनके बैंक में खाते में डाल दिए, किसी का PF जमा नहीं कराया, किसी को ESC की सुविधा नहीं दी। वो सारी चीजें खत्म करने के लिए हमने उसको वहां लिया है। तीसरा, ये एक नया पोर्टल है, पहली बार बना है, इसमें कोई कमी नहीं होगी ऐसा कोई दावा नहीं है। कुछ कमियां इसमें मान लो है तो चर्चा में से निकलेंगे, उसको ठीक किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। चौथी बात, इसमें भर्तियां अभी मात्र 4-5 हजार ही हुई है। बाकी तो जो पिछले ठेकेदारी पर चल रहे थे लोग, उनको इसमें पोर्ट किया गया है ताकि वहां की सूची से निकाल करके इसमें डाल दिया जाए। जो कठिनाइयां उनको वहां आ रही हैं वो यहां बंद हो जाए, और उनकी सहमति से ये सब कर रहे हैं, बिना सहमति के नहीं कर रहे। बल्कि एक जांच का विषय हम जांच करेंगे कि जो पहले भर्तियां आउटसोर्सिंग हो रही थी उसका ना तो कहीं हमारे HR डिपार्टमेंट में HKRS में कोई रिकॉर्ड होता है, ना उसकी तनख्वाहें हमारे सिस्टम में से DD उसमें से जाती हैं। वो तो ठेकेदारों के माध्यम से उनको पैसा इकट्ठा जाता है, वो आगे दे देते हैं, नाम की लिस्ट देते हैं। हजारों लोग अभी भी बकाया हैं जिनके नाम पोर्ट भी नहीं कर रहे वो, और वो मिल भी नहीं रहे, कोई शिकायत भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता नीचे कोई गड़बड़ ठेकेदारों के लेवल पर रही होगी कि नाम कितने ही दे दिए, लगाए कितने, और उसमें फिजिकली लोग हैं कि नहीं हैं, ये भी एक हमको ध्यान में आ रहा है। लेकिन जांच का विषय भी करके बताएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले सत्र में ये सारा डाटा भी आपको बता सके। एक बहुत बड़ा ऐसा जो गलत दिशा में एक विषय चला हुआ था, उसको ठीक करने के लिए सब कर रहे हैं। स्पष्ट इसमें है कि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की नौकरी है, कच्ची नौकरी है, 1 साल के लिए प्रारंभ में होती है। हर साल 1-1 साल के लिए ही अगर जरूरत होगी तो एक्सटेंड किया जाएगा। इनकी जगह पर अगर पक्की नौकरियों को लोग आएंगे HPSC HSSC के, तो ये लोग हटने ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हटने हैं। तीसरा, ये जो मेरिट की बात बार बार हो रही है, देखिए मेरिट तो हमने योग्यता को, जो उनकी योग्यता, मिनिमम योग्यता इंडेंटिंग डिपार्टमेंट ने हमको कही है कि हमको इस योग्यता के लोग चाहिए। अध्यापक हैं तो अध्यापक के लिए TGT की ये योग्यता वो पूरी करें, PGT के लिए ये करें, जो भी कोई सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से ये करें, और साथ में उनका HTET का टेस्ट भी पास हुआ होना चाहिए। बल्कि कुछ एक पहले से जो भर्ती की गई थी उसमें अभी क्योंकि HTET की लोग नहीं थे तो उस समय उन्होंने कहा कि जल्दी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेरी लोग चाहिए तो इसलिए चाहिए कि हमारा HPSC में HSSC में टाइम ज्यादा लगता है। भर्ती शुरू करने के बाद 6 महीने साल भी लगते हैं, हम और आप सब पहले करते रहे हैं। ये इंडेंट के 15 दिन में, 1 महीने में इनको टेम्परेरीली उनको दे दिया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा वो यानी प्रभावित ना हो, या कोई और किसी डिपार्टमेंट का काम है वो जल्दी से हो जाए, प्रभावित ना हो। PN भी होंगे, ड्राइवर भी होंगे, कहीं टेम्परेरी मानो इंजीनियरिंग के लोग भी होंगे, कहीं क्लर्क भी होंगे। तो ऐसे सब पोस्टों के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सब इसमें की जाएगी। अभी तो मोटे रूप से 2 बड़े ग्रुप अध्यापकों के किए थे, और उसमें एक कठिनाई आई थी। क्या? पहले तो HTET की कंडीशन लिख के नहीं दी थी, बाद में डिपार्टमेंट ने कहा कि इसमें तो HTET होना चाहिए था। हमने उसमें बिना HTET के भी कुछ उनको मार्क्स दे करके, उनके जो उनकी क्वालिफिकेशन थी, यानी जो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन थी उसके मार्क्स उतने ही 20 नंबर HTET का है तो 20 नंबर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि किसी तरीके से लेकर के, टेम्परेरी है, पढ़ाना है बच्चों को, बाद में जैसे पक्के आएंगे उनको अलग करेंगे। फिर सेकंड टाइम में HTET ले लिया, लेकिन बाद में ये HKRN के लोगों ने कहा कि वो तो HTET डिपार्टमेंट के हिसाब से होता, हर एक डिपार्टमेंट का अलग HTET का पेपर होता है। ऐसी जानकारी मेरे लिए भी पहली बार है। उसके कारण से कुछ बच्चों को ऑफर लेटर देने के बाद भी उनके
अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जा सके, जैसे 9 तारीख और 12 तारीख की जो बात बता रहे हैं, उसमें से ऐसे कुछ हैं। तो 600-700 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं गया है। 2000 सिलेक्ट हुए थे, 1400 के लगभग ज्वाइन हुए, 600 लोग अब इसमें रह गए। आगे उनकी जैसी आवश्यकता होगी, उनकी मेरिट के हिसाब से जो फाइनल मेरिट है उसको सिलेक्शन में फिर आ जाएंगे, तो फिर लगेंगे। तीसरा, कोई एग्जाम नहीं है इसमें, मेरिट एग्जाम से तो नापी जा सकती है। या तो क्राइटेरिया क्या है, प्राथमिकता क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके सामने विषय रखा जाता है, वहां वो क्राइटेरिया प्रायोरिटी तय करते हैं। क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन तो अनिवार्य है ही है जो मांगते हैं। दूसरा क्राइटेरिया, एक तो जितना लोकलाइज्ड हो सके उतना लोगों को लेना चाहिए। ये जो ट्रांसफर वो 100-200 किलोमीटर दूर के भी हाँ करेगा, बाद में वही कहेगा मेरी थोड़ी तनख्वाह है जी, वो आपके हमारे सबके पास जाएगा, मुझे तो घर के पास चाहिए। तो हमने जो लोकलाइज्ड लोग हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी है। दूसरा, जो गरीब परिवार है, जो अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं, जिसकी तुरंत आवश्यकता है, नहीं पक्की नौकरी भी मिल रही, तो जब तक नहीं मिलती तब तक यहां एडजस्ट हो जाए। तो उसके अंदर जो 1 लाख से भी नीचे क्राइटेरिया जिनका है, यानी परिवार की इनकम। अब आप कहते हैं कि किसने तय किया? देखिए, परिवार पहचान पत्र में बहुत पारदर्शी तरीके से हमने 70 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया है, और 70 लाख परिवारों में जिनकी गरीबी रेखा से नीचे, वो भी हरियाणा में ही तय की है पहली बार। जो अभी तक 1,20,000 रुपए वार्षिक थी, 10,000 रुपए प्रति महीना, हमने उसको बढ़ा करके 15,000 रख दिया, ताकि और थोड़ा लेवल यानी गरीबी रेखा का ऊपर हो जाएगा तो ज्यादा लोग इसमें समाहित होंगे। और ये परिवार अब लगभग 30 लाख के आसपास है। जो हमने कल भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो राशन कार्ड की बात कही है या और जो क्राइटेरिया कहा है, ये 30 लाख परिवार है। 30 लाख परिवारों में उस योग्यता का कोई व्यक्ति मिलता है। और आयु भी ये जो 30 और 35 साल के आसपास का है, इसको प्रायोरिटी दो, क्योंकि इससे बड़ी आयु का व्यक्ति भी वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुका है। और जो खास करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये 30 साल तक 35 साल तक तो फिर भी अपने उस एजुकेशन के साथ न्याय कर सकता है। बाकी चीजें बड़ी आयु का व्यक्ति शायद उतना न्याय, हमने हालांकि 45 साल 47 साल भी आयु रखी हुई है, रिजर्वेशन में 47 साल है। अब हम विचार करें कि 47 साल का एक व्यक्ति, उसको नौकरी देंगे और वो बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा? 8 साल बाद 10 साल बाद रिटायर होने वाला है वो। तो इसलिए एक आदर्श आयु की जो सीमा है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो 30 और 35 साल का है, उसको प्रायोरिटी। लेकिन बाकियों को लगाना नहीं, ऐसा नहीं है, बाकियों थोड़े मार्क्स कम कर दिए। अभी हमने जिले को एक इकाई माना था कि एक जिले के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। विचार आया कि जिला भी कई बार बड़ा होता है। अब सिरसा जिला, डवाली भी वही है, और नाथुर चोपटा भी उसी में है, डिंग भी उसी में है, दोनों का मिलाकर के 80 किलोमीटर की दूरी है। तो इसको ब्लॉक के हिसाब से एक श्रेणी बनाई जाए कि ब्लॉक के अंदर है तो ज्यादा मार्क्स दिए जाए, जिले में थोड़ा उससे कम दिए जाए, एडजॉइनिंग जिले में और कम दिए जाए। और हमारी कोशिश है कि ऐसी कच्ची नौकरी जो है वो एडजॉइनिंग जिले से ज्यादा दूर के व्यक्ति को बेशक भी टाला जाए, वहां कहीं जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे। इसलिए ये सारे क्राइटेरिया जो बनाए हैं, इस क्राइटेरिया के आधार पर योग्यता, हाँ अनुभव। एक प्रारंभ में ये था कि एचकेआर में शुरू में जो अनुभवी लोग हैं, जो हरियाणा सरकार के ही किसी विभाग से, बोर्ड कॉर्पोरेशन से, क्योंकि वहां वो कच्चे नौकरी वाले हटते तो हैं ही हैं। जैसे ही हमारा जोर है कि एचपीएससी की, एचएससी की नौकरी को बढ़ाओ, जब वो बढ़ाएंगे तो उनकी जगह जो लगे हुए हैं उन्हीं पोस्ट के अगेंस्ट ही हैं, वो हटेंगे तो उनको पहले प्राथमिकता दो, अनुभव के मार्क्स अलग से दो। अनुभवी लोगों को सबको रजिस्टर कराया था, जिनका अनुभव नहीं था उनका नहीं कराया था। विषय आया कि प्राइवेट अनुभव को भी इसमें शामिल करो। प्राइवेट अनुभव की ऑथेंटिसिटी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्राइवेट के अनुभव की सर्टिफिकेट कौन लेके कहां से आएगा? कोई आपके हमारे हाथ में है कुछ? किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी कंपनी से प्राइवेट का सर्टिफिकेट बना के लाएगा और फिर वो बाद में कहेंगे कि ये सब तालमेल हो गया, खेल हो गया। तो इसलिए जो ऑथेंटिसिटी जिस डिपार्टमेंट की है, बोर्ड कॉर्पोरेशन की है, अनुभव उसी का माना जाएगा और किसी का अनुभव भी हम मान नहीं सकते। तो ये अनुभव का विषय। फिर इसमें कल क्या होगा? आखिरी चिंता जायब है। 1-1 साल के बाद, 2 साल 4 साल बाद इसकी जगह कोई आएगा, ये हटेगा। अब सारी उम्र के लिए लगने वाला नहीं है। हम ये कहते हैं कि अच्छा सारी उम्र की चिंता इसकी, वो तो पक्की नौकरी वाला ही सारी उम्र का उसका प्रावधान है। जो कच्ची नौकरी के, ठेकेदारी के या हरियाणा कौशल रोजगार के, इनको सारी उम्र के लिए हम कोई व्यवस्था बना नहीं सकते, ना हमारा कोई इसके अंदर कोई स्टैच्यूटरी कोई प्रावधान हो सकता।
एक साथ मैंने बताया, वो 3 दिन का मैंने बताया, वो योग्यता के अंदर गड़बड़ हुई है। उसमें 600-700 लोग बचे हैं जिनकी योग्यता पूरी नहीं थी, लेकिन उनको ऑफर लेटर चला गया, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। केवल 12 तारीख को, जो आप बता रहे 9 तारीख को ऑफर लेटर गया होगा। ऑफर लेटर देखो, मेरे पास क्या लिखा है उसमें? अपॉइंटमेंट लेटर लिखा है, पंचकुला के आदेश क्रमांक 6/12/2022 को PGT 2 दिनांक 7/12/22 के अनुसार श्रीमती वाणिज्य प्रवक्ता रेगुलर नियुक्ति होने के कारण उन्होंने 9/12 को पूर्व ज्वाइन किया। जो 6/12 को ऑर्डर दिया था, इसने ज्वाइन किया था। अतः आप अपने दिनांक 9/12 को पूर्वी दोपहर कार्यभार से मुक्त किया जाता है। चलिए, 6 को ज्वाइन किया और मुक्त किया है, तो इसको अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं है ना जी? अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ये तो लिविंग का है। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर क्या लिखा है? ऐसा वो ऑफर लेटर है। स्पीकर साहब, ज्वाइन किया जब तो मुक्त किया है। मैं क्या कह रहा हूँ, अपॉइंटमेंट बगैर अपॉइंटमेंट ज्वाइन कर लिया। ऐसा मैंने पहले तारीख को ज्वाइन किया, 9 को मुक्त कर दिया। अध्यक्ष जी, वो तो माना अध्यक्ष जी, मैंने पहले कह दिया है, कुछ गलतियां अगर हुई हैं उनको ठीक करेंगे। ऐसे जो केसेस हम देख लेंगे, एक बार ज्वाइनिंग हुई है तो उनको वापस जो भी उनकी योग्यता होगी, आखिर हर योग्यता के लोगों की डिमांड तो आएगी। अभी इसके बाद जो और विभागों की डिमांड्स हैं, क्योंकि अध्यापकों का ही पहले 2 चरणों में अभी किया है, उसमें कठिनाइयां ध्यान में आई हैं। अब नए सिरे से जो कठिनाइयां उसमें आई उनको दूर करके मैं स्वयं, जो हमारे इस काम को देख रहे हैं, मेरे साथ डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपना पांडुरंग, KM पांडुरंग, इस सारे विषय को देखते हैं। मैं उनको कहूंगा कि इन कठिनाइयों को दूर करके आगे इसको ठीक करेंगे। लेकिन मैंने बताया कि ये सारी हमारी बिल्कुल क्लियर कट है, और कहीं भी किसी की तरफदारी करके और कोई पर्ची देके लगता है, ऐसा मैं गारंटी से इसलिए कह सकता हूं कि सारे सिस्टम को समझ करके मैं क्या कर रहा हूं के मामले में FIR दर्ज हुई है। HKRN का FIR दर्ज हुई है। HKRN का, हाँ, इसीलिए कानपुर के मेडिकल कॉलेज में। तो ये कितने होंगे जहां पकड़ा जाए वो पकड़ा जाए? जो कोई आपका तो कोई हुई नहीं। ऐसा नहीं है। अभी हमारे उसमें नोटिस में नहीं है। FIR HKRN के कारण से हुई है, तो इसकी जानकारी मैं लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, अभी नहीं पता तो बता देना, कार्रवाई करेंगे। मैं कह रहा हूं, अगर कहीं इस प्रकार का जानबूझ के किसी ने अपने नाम उसमें घुसेड़ दिए तो उसकी कार्रवाई करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अध्यापकों के दोनों बार जो 2074 और 2049 इन लोगों की जब उसके अंदर अवसर इनको जिनको देना था, उसका क्राइटेरिया समझ करके मैंने स्वयं बटन दबाया, और स्वयं बटन दबाने के बाद दोनों बार 10-10 लोगों से मैंने फोन भी किए। एक ने कहा जी नहीं, अभी तो कोई समाचार नहीं। मैंने कहा फोन बंद करो, अपना फोन में देखो उठा के, तुम्हारे पास कोई मैसेज आया है? 5 मिनट बाद फोन आया, हाँ जी मैसेज आया है। तो इसलिए उनको हाथों हाथ बटन दबाते हैं, हाथों हाथ उनको मैसेज ये पहुंचता कि आप फला जगह जाकर के, हाँ, आपको अपना वो डालना पड़ता, उनको अपना नंबर डालना पड़ता, फिर उनको स्कूल का स्थान पता लगता है कि इस स्कूल में आप 15 दिन के अंदर जाके ज्वाइन करें। 15 दिन में ज्वाइन नहीं करता, फिर उनको मैसेज आता, आपका नाम इसमें से काट दिया। क्योंकि लंबा समय का मामला नहीं है, हमने और भी नए लोगों को उसमें लगाना है। इसके बाद हमारे पास जो बहुत बड़ा डाटा वो है परिवार पहचान पत्र का। परिवार पहचान पत्र में से अब हम आगे इस क्राइटेरिया गरीबी के हिसाब से पहली प्रायोरिटी है उनको देना। कोई इसकी लिस्ट इसलिए नहीं, इनकम है बेसिक 70 लाख परिवारों की, किसके परिवार की क्या इनकम है, हम इसमें कई राउंड के अंदर उसकी वेरिफिकेशन करा चुके हैं। और जहां तक सर्टिफिकेट का विषय है, किसने पहचान की है, किसने इनकम, देखिए पहले तो एक लोकल टीचर लगा रखे थे, पहले उनको तो क्या मालूम है? मैं बता रहा हूं, या तो इनकम सर्टिफिकेट, या तो इनकम का बता रहा हूं, ऑथेंटिक कहीं भी जाओ हिंदुस्तान में, या तो तहसीलदार इनकम टैक्स देगा या इनकम टैक्स अफसर देगा। इनका मतलब मैं बता रहा हूं ना, पहचान पत्र की इनकम टैक्स सुन लीजिए हुड्डा साहब, सुन लीजिए, इनकम की बात कर रहा हूं। कल को रिट होगी, अरे रिट होगी तो मैं संभाल लूंगा। फालतू मिल गई तो बेचारा घर आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये हम संभाल लेंगे। परिवार पहचान पत्र के जरिए, हाँ, परिवार पहचान पत्र में जो इनकम है, और आप सबको मैं निवेदन करता हूं, सभी हाउस को निवेदन करता हूं कि इनकम को लेकर के कभी भी कोई गलती आए तो एडीसी के पास भेजिए। एडीसी इसको वेरीफाई कराएगा, और एडीसी तहसीलदार से तो ऊपर ही होता है।
एडीसी तहसीलदार से ऊपर होता ना, एडीसी की वेरिफिकेशन के बाद उसकी इनकम दर्ज होती है, कोई अपने आप नहीं कर सकता। नहीं, शुरू कर रहे हैं, शुरू सुन तो लो। हम किसी सर्टिफिकेट पर आईडी और पहचान पत्र जिस तरह या तो कोई हम उस हिसाब से नहीं चलते, कोई एक लिस्ट 2011 में बैठ के बना दी, नाम दे दिया SECC, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और आज भी उसमें लाखों आदमी हमने जो काटे हैं जिनके राशन कार्ड, किसी की इनकम 4 लाख, किसी की 3 लाख, किसी के 5 लाख, और इन 11 सालों में जितने लोग एम्प्लॉई हो गए बेरोजगारों में से, सबके नाम उसमें थे, किसी ने कटवाया नहीं। आखिर 9 लाख लोगों को अगर कटा और 12 लाख नए लोगों को बनाया है, इसका मतलब 12 लाख लोगों का अधिकार कौन खा रहे थे? ये जो इनएलिजिबल 9 लाख लोग परिवार हैं, ये उनका अधिकार खा रहे थे। अब आगे ये सारा विषय डायनेमिक रहेगा। ये कुछ नहीं है। ये उड़ा साहब आप या तो मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, या तो एक छोटी बात सुन लो, एक छोटी बात सुन लो। आईना उठाया ना करो, आईना उठाओ तो पहले खुद देखा करो, वही मैं कह रहा हूँ आपको, वही मैं कह रहा हूँ, आईना तो आपने उठाया, आईना तो, और मैं उठा दूंगा आपका आईना, तो छोड़ो इस बात की। मैं लेकिन मैं आईना उठा के देखो क्या किया आपसे नहीं हूँ, मैं हरियाणा के युवाओं के भविष्य से। हम आएंगे, PPP को खत्म कर देंगे, हम आएंगे पोर्ट उड़ा देंगे, हम आएंगे मेरिट वेरिट को फाड़ के फेंक देंगे। मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बात पूरी सुन लो। ये ज्यादा बोलेंगे कि PPP खत्म कर देंगे, मेरिट वेरिट को फाड़ देंगे, और ये सब टाइटल, अरे आपने नहीं, आप पोर्टल सरकार भी पोर्टल से चला लेना, विधानसभा भी पोर्टल से चला लेना। विधानसभा तो नेवा से चल रही है, ये पोर्टल से ही चल रही है, और ये पोर्टल तो खूब लागू करेंगे। इन पोर्टल से ही ये भ्रष्टाचार का जो खाना है, ये सब खत्म करेंगे, और ये पोर्टल के माध्यम से ही जो बेरोजगारी, मैं कह रहा हूं, हमने इतना कर दिया है कि इसकी तकलीफ इतना कर दिया है कि तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि जो इनके सहारे से जो लोग, एक फौज खड़ी हुई थी जो कमीशन खाने और जो तरह तरह की दलालियां करनी, आज वो सारी खत्म हो रही है और सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वो बेरोजगार का आंकड़ा बार बार इसीलिए, जो उस प्रकार के लोग हैं उनकी सबकी लगने वाली है। एक मिनट, उनको इनको लोग भर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी खुली भर्ती, और वैसे बोलते रहोगे बीच में, बैठ जाइए आप। इस प्रकार की भर्ती के लिए उसमें अलग से नहीं जाता है कुछ भी, कोई एक रिक्वायरमेंट होती है, उसमें जो लोग भरते हैं, एक्सपीरियंस के लोग पहले लिए जाते हैं, बाद में उसमें जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से लिए जाते हैं, क्वालिफिकेशन के नाते से कोई भी नौकरी होती है, मेरिट का मतलब होता है उसकी हायर क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको दी जाए। क्योंकि आज कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, किसी भी सरकार में नहीं, अपने में नहीं, कि इस नौकरी के लिए इससे ऊपर की कॉलेज के लोग नहीं लिए जाएंगे। अगर कोई बेरोजगार है और अपनी मर्जी से ज्यादा क्वालिफिकेशन वाला लोअर मेरिट पर, लोअर एक कैटेगरी की सर्विस पर आना चाहता है, तो उसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, उसके लिए खुला है मैदान, क्या कि वो अपनी आगे की नौकरी के लिए, जो पहले कभी होता था कि किसी भी डिपार्टमेंट से उसको एनओसी लेनी पड़ती थी, हमने एनओसी का प्रावधान खत्म कर दिया कि उसको एनओसी नहीं लेनी है। कहीं भी नौकरी कर रहा है, उसके बाद वो चाहे HCS IAS भी बनना है तो सूचना देता जाए उसमें कि पहले हायर एजुकेशन की पोस्टें हैं, उसको भरा जाएगा। मानो अगर 10 पोस्टें MA के लिए उपलब्ध हैं तो MA वालों को उसका अवसर दिया जाएगा। इसके बाद अगर BA वालों की उपलब्ध हैं तो BA की, उसमें MA भी आएगा, BA भी आएगा। इसके बाद +2 की हैं और बचे हुए अगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट +2 की लेना चाहते हैं तो उसमें भी अवेल करेंगे। इसलिए हायर एजुकेशन के लोगों को प्रायोरिटी से पहले उनको नौकरी दी जाएगी, बाद में जो उपलब्ध हैं उसके बाद उनको मिलेगी। तीसरा, हम HPSC डिग्रीज के लोगों को उसमें से निकाल के दिया जाता है। अगर मानो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, सपोज SC 20% हो गए, BC A, BC B 11 और 16 जो है उनके लोग लिए जाते हैं। इसके बाद जब रिजर्वेशन की कैटेगरी के लोग पूरे हो जाते हैं, फिर शुरू से लेकर नीचे तक ओपन में सबको लिया जाता है। उसमें जनरल भी आएगा, उसमें SC BC भी बचा हुआ वो आएगा, उसमें ये भी आएगा अपना
बीसी के भी लोग आएंगे, बीसीए, बीसीबी, ऐसी। तो इसी कारण से अभी तक एचकेआर में जितनी भर्तियां की गई हैं उसमें 37% जो है वो एससी के लोग हैं, 37%। बीसी बीसीए 27.4 है, 27 चाहिए, इसलिए वो कहीं कम नहीं हुए। हाँ, यदि कहीं में अब बीसी पूरे नहीं हुए तो आप ओपन कर लो, बीसी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या होता है सरकारी नौकरी में, उसका बैकलॉग छोड़ के आगे बढ़ाया जाता है। ये चूंकि टेम्पररी नौकरी है, हमें अर्जेंट आदमी चाहिए काम करने वाले। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में लोग नहीं है तो उसको सब में से भर करके उस साल के लिए लगा लिया जाएगा। आगे फिर जरूरत पड़ेगी, जितने प्राथमिकता के आधार पर जितनी उनकी रिजर्वेशन का है उनको लेकर के फिर अगर खाली बचती हैं तो कहीं से भी भरा जाएगा। हमको आदमी चाहिए काम करने के लिए तुरंत। हम उस इंतजार में रहेंगे तो वो इंतजार में फिर ये पोस्टें फिर खाली पड़ी रहेंगी, फिर इसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना नंबर दिया हुआ है उसके हिसाब से इसको भर्ती किया जाता है। उस क्राइटेरिया में अपर जो लोग आते हैं उनको सबको ऑफर लेटर भेज दिया जाता है, क्योंकि कोई लिस्ट तो बहुत लाखों की बनेगी, सबको डाल ही नहीं सकते हम। तो जो क्राइटेरिया है उसमें जिनकी सिलेक्शन आ गई वो कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर ने ले लेना है। हाँ, एक चीज जो अभी तक नहीं हो रही थी उसको हम करेंगे कि क्राइटेरिया के मार्क्स क्या क्या हैं, वो आज के इस विषय में ध्यान में आ रहा है, इसको हम ओपन करेंगे। क्या कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के लोगों को कितना, इतने मार्क्स, एक 80 तक के कितने, इतने मार्क्स, एक 40 तक इतने, 2 लाख तक इतने, वो सारी जो क्राइटेरिया उसका डाल देंगे, आयु का भी डाल देंगे, जिला और ब्लॉक के जो नंबर दिए हुए हैं वो भी डाल देंगे, ताकि अपने आप घर बैठे कोई अपने मार्क्स गिन ले और गिनने के बाद जो कट ऑफ है उसका मिलान कर ले। अगर कट ऑफ से नीचे रह गया तो नौकरी नहीं मिलेगी, कट ऑफ से ऊपर आ गया तो क्राइटेरिया की आपने बात कही अच्छी है, गरीब से गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ये तय कौन कर रहा है, इस बात का सवाल है। परिवार पहचान पत्र जो है सही जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये बहुत सारी शिकायतें हैं। सर्विसेज कमीशन में भी यही क्राइटेरिया लागू होगा, वहां कोई एग्जाम नहीं लेंगे, वहां कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे। कल को ये आते हैं, आप रेगुलर निकालते हैं, यही अप्लाई करेंगे, इनका कोई एग्जाम नहीं होगा। जो नौकरियां आपने बताई वो सब पक्की गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, परमानेंट नौकरियां हैं। परमानेंट नौकरियों का क्राइटेरिया एकदम अलग होता है, लेकिन जो कच्ची नौकरी है, आउटसोर्सिंग की नौकरी है, टेम्परेरी 1 साल के लिए है, हम जरूरतमंद को दे रहे हैं, इसका और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ये सब लोग अपने जो वहां का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे, कितने लगे हैं, कितने खाली रह गए। समय के हिसाब से बहुत चेंजेस इसमें होते हैं। अब 2 चेंजेस मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। एक चेंज तो टेक्निकल युग आ गया है। अब इस टेक्निकल युग में फिर वही बात पोर्टल वाली कि आईटी के जमाने में बहुत चीजें अब आपकी ऑनलाइन हो गई हैं। जो मैनुअली जितने लोगों की पहले जरूरत होती थी अब उतने लोगों की जरूरत रही नहीं है। अगर हमको अच्छी सरकार की व्यवस्थाएं बनानी है, यानी इसको इफेक्टिव करना, एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ड्रैगो स्टडी को भी लाइक करके फॉलो कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें।